हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन इन अ प्लेन का वेक्टर टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करी जाती है, पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर, ये सब हमने स्टडी किया था। ओके, अब नेक्स्ट जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। ओके, तो यहाँ पर वेक्टर को किस तरह से डिफाइन किया गया है, कितने टाइप्स के वेक्टर और होते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स नाम से भी हमें पता चल रहा है कि इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे। तो ये वो वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर वी यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। सो वी कैन से दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ओके, और एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स इज ज़ीरो। ओके, जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होगा, ज़ीरो होगा। ओके, दोनों क्या होंगे, ये मतलब पैरेलल होंगे। ओके, ये भी कंडीशन है। आगे देखते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, कब वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर बोला जाएगा, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। मैग्नीट्यूड का मीनिंग आप समझते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी सकती है। मान लो फोर्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है, फोर्स में बोल रहा हूँ 10 न्यूटन। अगर वेक्टर ए अगर फोर्स है, अगर वो 10 न्यूटन है, तो दूसरा वेक्टर की भी आपका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो भी 10 न्यूटन का होना चाहिए। ठीक है, तो जो 10 है इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ओके, तो नेगेटिव वेक्टर्स क्या होंगे, ये वेक्टर ए है, ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन, और वेक्टर भी देखिए इस तरह से। ओके, तो दोनों क्या हैं, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो अब क्या बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन आपको बताने के लिए आपको क्या करना होता है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। सो हेयर माइनस इज इंडिकेटिंग द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और एंगल कितना होगा, एंगल होगा 180 डिग्री, या तो आप बोल सकते हो पाई रेडियंस। ठीक है, तो 180 डिग्री कब होता है, जब एक चीज़ इस तरह जा रही होगी और दूसरी उससे अपोजिट इस तरह से। ठीक है, तो इन दोनों ये जो दो लाइन सेगमेंट हैं, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ऐसा बोल सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। ओके, तो नेगेटिव वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, या तो आप बोल सकते हैं पाई रेडियंस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ओके, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। और मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर बोलने का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, अब मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ेंगे मॉडुलस। ओके, मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ओके, तो मॉडुलस किस तरह से लिया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, बट मेरे को वेक्टर फॉर्म में बस इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा इसको, वेक्टर ए और दो वर्टिकल ऐसे डैश लगा दूंगा। ठीक है, ये हो गया इसका मॉडुलस। ओके, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। तो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हमें बताना हो तो उसका क्या लेते हैं, मॉडुलस। ओके, नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, वो उनको को इनिशियल कब बोला जाएगा, को इनिशियल तब बोला जाएगा जब उनका इनिशियल पॉइंट, सारे के सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हों। अब जैसे देखिए, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वेक्टर ए भी इसी पॉइंट से आया है, वेक्टर बी भी, वेक्टर सी भी और वेक्टर डी भी। ये जितने भी वेक्टर्स हैं सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पर सबकी डायरेक्शन क्या है, हर वेक्टर अपनी अपनी डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, बट हर वेक्टर एक ही पॉइंट से इन स्टार्ट हुआ है। ओके, so that is why they are being called as co-initial vector. नेक्स्ट देखिए को टर्मिनस वेक्टर। ठीक है, को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर मतलब कि
कि जो उनका टर्मिनल पॉइंट है जहाँ पे वो एंड हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वो टर्मिनेट हो रहे हैं, वो उनका पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया भी गया है, ये क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। इनके इनिशियल पॉइंट सबके डिफरेंट हैं, बट ये सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं यहाँ पे आके। ठीक है, तो दैट इज़ वाई हम इनको क्या बोल रहे हैं, को टर्मिनस वेक्टर। अब आते हैं आपके कोलिनियर वेक्टर। ओके, कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए कोलिनियर वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं, द वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हैं आपके कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये वो वेक्टर्स हैं, द वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ओके, इफ द वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, उनको क्या बोल देंगे आप, लाइक एंड पैरेलल वेक्टर्स। इफ द वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, तो उनको अनलाइक और अनपैरेलल वेक्टर्स बोल देंगे। ठीक है, तो कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर वो होता है जैसे अगर मान लो मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, ये एक वेक्टर है। ओके, एक वेक्टर बना दिया मैंने। अब इसी इसी की ही डायरेक्शन में बोलने का मतलब इसी के ही पैरेलल में, या तो आप अलॉन्ग इसी लाइन के अलॉन्ग आप एक और वेक्टर बना लो, तो ये सारे क्या हैं, कोलिनियर है। ठीक है, तो क्या बोला, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, कोई वेक्टर इतना बड़ा भी हो सकता है और कोई वेक्टर छोटा सा भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, अलॉन्ग एक्टिंग अलॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में क्या करने चाहिए, एक्ट करने चाहिए। ओके, और ये वेक्टर्स आपके इन, देखो ये जो मैंने जितने बनाए हैं सबके बीच में एंगल 0 डिग्री है। अगर एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा भी पैरेलली इसी की ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का। ओके, जब ऐसी बात है तो इनको बोल देंगे हम लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इन्हीं का नाम क्या हो जाएगा, लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। अब एक कंडीशन और हो सकती है कि एक वेक्टर जा रहा है ऐसे और दूसरा जा रहा है ऐसे। ओके, अब यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट क्या है, कॉलिनियर है अभी भी ये। ओके, तो इसी तरह से आपको एग्जांपल दिया भी है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका लाइक पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये क्या हो गया, लाइक पैरेलल वेक्टर्स। एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा है आपका 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर अनलाइक और एंटी पैरेलल। ठीक है, सॉरी मैंने पहले अनपैरेलल अनपैरेलल नहीं बोलेंगे, अनपैरेलल का मतलब हो गया कि वो इंटरसेक्ट कर गए। ठीक है, आपका सही वर्ड क्या होगा, एंटी पैरेलल। ओके, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो वेक्टर ए कुछ इस तरह से जा रहा है, ओके, है पैरेलल ही। ठीक है, पैरेलल ही आपका दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, बट इट इज़ एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली जा रहा है। ओके, तो ये इनको क्या बोलेंगे आप, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर आपके पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ऐसे वेक्टर जो कि आपके सेम प्लेन में लाई करें। अब प्लेन क्या होता है, अब जैसे मान लो जिस रूम में आप बैठे हैं तो वहाँ पे क्या है, आपके प्लेन, आपका रूम में अलग अलग प्लेन है। जो आपका फ्लोर है, ठीक है, जो आपका फ्लोर है वो एक अलग प्लेन है। जो आपकी वॉल है वो आपका एक अलग प्लेन है। ओके सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जिस आप मोबाइल में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो आपका मोबाइल है वो भी एक क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, तो ये जो भी वेक्टर्स हैं सारे के सारे आपके एक ही प्लेन में हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दिस इज़ वेक्टर सी। ठीक है, तो तीनों के तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। मान लो आपने अपने फ्लोर के ऊपर जो आपका जो आपके रूम का फर्श है वहाँ पे आपने 3 वेक्टर रख दिए वहाँ पे। ठीक है, अब सारे के सारे वो आपके फ्लोर के ऊपर ही है ना। ओके, ऐसा थोड़ी कि आपका कोई वेक्टर वॉल की, जो आपके रूम की वॉल है उसके ऊपर थोड़ी कोई वेक्टर, क्योंकि वॉल एक अलग प्लेन है। ओके, तो जो पूरे के पूरे वेक्टर एक वॉल के ऊपर होंगे, आपके रूम की दीवार के ऊपर होंगे, ठीक है, वो अलग प्लेन में होंगे।
ठीक है, तो उस प्लेन में लाई करने वाले जितने वेक्टर होंगे उनको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके, अब इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ओरिजिन से हम कोई वेक्टर हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक है, ये 0,0 से कोई वेक्टर हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो हमने ओरिजिन को एक फिक्स पॉइंट मान लिया, तो यहीं से हमने फिक्स कर दिया इसका ओरिजिन कि हम इस वेक्टर को जो मेजर करेंगे, ठीक है, इस वेक्टर के जो मेजरमेंट करेंगे एक हम फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन से ही करेंगे हमेशा। ओके, तो इसी तरह से जो पोजीशन वेक्टर होते हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ही आपके मेजर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, फ्री या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अब ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट विल नॉट बी फिक्स्ड। ठीक है, ओके, तो इनका जो आपके फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं इनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज अ फ्री वेक्टर। ओके, तो वेलोसिटी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, और उसका इनिशियल पॉइंट क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अब आता है आगे आपका यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर को समझना। यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर एक वेक्टर का आपका उसी का ही पार्ट है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। ओके, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है, मैंने मान लिया कि फोर्स वेक्टर है मेरे पास, उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ठीक है, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अब मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ऐसे मैंने वेक्टर बना दिया। ठीक है, इस तरह से वेक्टर को बनाया जाता है। ये वेक्टर एफ हो गया और इसका जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या करेगी, इसका मैग्नीट्यूड बताएगी 10 न्यूटन। ओके, अब ये तो है एक आपका एक फुल फ्लैश्ड एक वेक्टर है। अब ये जो आपका कोई वेक्टर है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब इसका 10 न्यूटन का है। ठीक है, तो इसका यूनिट मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 न्यूटन के बराबर। इसको क्या बोल देंगे हम, यूनिट मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ मान लो इसके मैं 10 पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका एक पार्ट किसको बराबर बताएगा, एक यूनिट मैग्नीट्यूड को बताएगा, 1 न्यूटन को बताएगा। ठीक है, और उस 1 न्यूटन का जो एक यूनिट जो वेक्टर बना, यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर बना, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम इसी तरह से होगी ना। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर किसी एक गिवन वेक्टर का ही वेक्टर होता है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट होगा, यूनिट बोलने मतलब 1। ठीक है, यूनिट मैग्नीट्यूड होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम उसी ही वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह से है, ये इस तरह से ऐसे वेक्टर आ गया। ठीक है, कोई पर्टिकुलर वेक्टर है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे बता दी। अब ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर किस तरह से बताया जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर भी इसी तरह से इसी ही डायरेक्शन में होगा, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिट होगा, 1 होगा उसका मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सेम चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। ओके, अब हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया है, हमने बोला कि कंसीडर अ वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर ए हम मान लेते हैं। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, वेक्टर ए इज गिवन एज ए कैप। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वेक्टर, गिवन वेक्टर क्या था, गिवन वेक्टर था वेक्टर ए। अब वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा, जो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए ऊपर क्या लगा देंगे, कैप, इस तरह से कैप लगा देते हैं। ठीक है, ये होता है साइन, ये इस तरह से। ठीक है, ये हो गया, तो ए के ऊपर क्या लगा दी हमने, एक कैप लगा दी, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी
सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ए कैप, ए के ऊपर क्या लगा देंगे, कैप। तो ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखा भी है कि इट कैन बी रिटन एज इस तरह से। ओके, तो अब देखिए क्या होता है, जो यूनिट वेक्टर है उसको और तरीके से डिफाइन किया गया है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो आपका ए कैप होगा, जो यूनिट वेक्टर होगा, इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ जो गिवन वेक्टर है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ओके, तो क्या होगा, जो आपका यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए क्या है उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है। ओके, तो यूनिट वेक्टर हमें किस तरह से मिलेगा, यूनिट वेक्टर हमें मिलेगा, हमने जो गिवन वेक्टर होगा उसको डिवाइड कर देना है उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, अगर ये चीज़ हमने लिख दी तो अगर हम ये जो मैग्नीट्यूड है अगर यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पे सिर्फ ए लिखा हुआ है ना, तो ए बोलने का मतलब क्या है, ए बोलने का मतलब होता है कि आपने ये क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ही लिखा है ये। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसको आप इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया है कि क्या लिखते हैं, मॉडुलस। ठीक है, इज इक्वल टू ए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका वेक्टर को लिखने के लिए किस तरह से आ गया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर। ओके, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। ठीक है, किसी भी वेक्टर को, जैसे वेक्टर ए था, ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब देखिए क्या होता है, ये जो अगर हम इसको ग्राफ के विद रिस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा, हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, और तीसरी एक्सिस होती है आपकी 3 डायमेंशन। जब आपका 3 डायमेंशनल में हम बात करेंगे तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगी, एक जेड एक्सिस। ओके, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये तो हो गया आपका x, ये y, ये z। अब देखो क्या होता है, अगर मैं x को, ये आपका ओरिजिन है, दिस इज़ योर ओरिजिन। ठीक है, दिस इज 0,0,0, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 0,0,0। अब अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूँ x को, तो ये क्या हो जाएगा, -x। अगर मैं y को नीचे की तरफ ऐसे करता हूँ, ये -y हो जाएगा। ठीक है, और z को ऐसे इस तरह करता हूँ, ये -z हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप। ओके, अगर मैं x को इस साइड ओरिजिन के अपोजिट साइड में ले गया तो -x हो जाएगा। ओके, नीचे को यहाँ पे -y और यहाँ को -z। अब देखिए क्या होता है, जो यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, वो आपके अगर कोई वेक्टर यहाँ पर एक्स एक्सिस की तरफ इस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब अगर आपका कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस थी, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, उसको आप आई कैप, स्मॉल आई लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, कैप। ठीक है, आई कैप से उसको डेनोट करेंगे। ओके, एक्स एक्सिस के लिए क्या जाएगा, आई कैप। अगर कोई वाई एक्सिस की तरफ वेक्टर है आपका, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, जे कैप। ओके, अगर जेड एक्सिस की तरफ कोई वेक्टर आपका है, ओके, तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा के कैप। ठीक है, ये आपने याद रखना है हमेशा। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे, और जेड एक्सिस के लिए
के। बात समझ गए? ओके। सिमिलरली ये क्या था आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, क्या थी, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ को इस तरह से ऐसे कर देता हूँ तो ये हो जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव एक्स आ जाएगा ये। तो यहाँ पर अगर इसका इस साइड को अगर कोई वेक्टर अगर आपका मूव कर रहा है, इस साइड को अलाइन है, तो उसको आई की जगह माइनस आई लिख देना है, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव वाई था ना, ये दिस वॉज द पॉजिटिव वाई, अगर इसके अपोजिट में नेगेटिव वाई की तरफ है तो माइनस जे, और सिमिलरली के लिए क्या, जेड एक्सिस के लिए हो जाएगा माइनस के, ठीक है। तो आई जे और के, ठीक है, आई जे के, आई कैप जे कैप और के कैप, ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आई कैप किसकी तरफ, जब कोई एक्स एक्सिस की तरफ है, जे कैप जब कोई वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ है, और के कैप कब, जब कोई वेक्टर आपका जेड एक्सिस की तरफ है। ओके, तो ये चीज़ हमेशा आपने ध्यान में रखनी है। ओके, अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जब कोई चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री एंगल के ऊपर होंगी। ओके, तो इनको हम कैसे कहेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैसे होंगे। अब देखो ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तीनों क्या हैं, एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो द यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis are I, j, k. These vectors are perpendicular to each other. So three mutually perpendicular unit vectors are called orthogonal unit vectors. ओके, आपको आई जे के समझ आ गया होगा, ठीक है, कि आई जे के कैप, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ए कैप, ए कैप क्या था, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। हमने आई, जैसे ये ए कैप क्या था, किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर था ये। ओके, अब हमने आई जे के क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, ठीक है। जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, 10th क्लास तक आपने सिर्फ 2 एक्सिस का ग्राफ पढ़ा है, एक्स और वाई। कोई भी आप ग्राफ बनाते थे तो आप क्या करते थे, एक्स और ये एक्स होता था, ये वाई होता था, पर अब एक तीसरी और एक्सिस होगी, ठीक है। मान लीजिए आपका रूम है, ये रूम की लेंथ को बता रहा है, ये रूम की ब्रेड्थ को बता रहा है, बट रूम की हाइट को कौन सी एक्सिस बताएगी, जेड एक्सिस, जो आपके फ़ोन से बाहर निकल रही है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपके, अगर आपने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे आप अपना रूम देख लो, तो रूम का क्या होता है, रूम का जो फ्लोर होता है, तो फ्लोर जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, तो एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी, पर रूम की जो हाइट होगी तो वो कौन सी होगी, जेड एक्सिस, ठीक है। तो तीनों के होती हैं आपस में, आप एक कोने का देख लो, आप आपके रूम का एक कोने की तरफ चले जाओ आप, तो कोने से क्या होगा, एक आपका एक्स एक्सिस बनेगी, एक वाई बनेगी, और एक ऊपर की तरफ क्या बनेगी, जेड एक्सिस बनेगी, ठीक है। तो जो वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ आपका लाई कर रहा है उसके यूनिट वेक्टर को बोल देंगे आई कैप, ओके। और जो वाई एक्सिस की तरफ होगा उसके यूनिट वेक्टर को बोल देंगे जे कैप, और जो जेड एक्सिस, जो हाइट, रूम की हाइट को बता रहा है, ठीक है, जेड एक्सिस, वो क्या हो जाएगा, के कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 और इसकी डायरेक्शन होती है सेम जो वेक्टर की होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम पोजीशन वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। देखो नाम से ये पता चल रहा है कि ये पोजीशन को बताएगा, ठीक है। किसी भी वेक्टर की पोजीशन के बारे में हमें बताएगा, मतलब सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताएगा, ओके, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ओके, तो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो हमेशा ओरिजिन से मेजर किया जाता है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पोजीशन वेक्टर कहाँ से आपका मेजर किया जाता है, ओरिजिन से, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से ये बताता हूँ। जैसे मान लो हम कोई वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कोई वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में हम कोई वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, जेड एक्स के बारे में बात नहीं हो रही अभी, ठीक है, सिर्फ 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं हम वेक्टर की, ओके। तो ये होता है हमारा ओरिजिन, ओके। तो देखिए क्या है, ओरिजिन से हमने वेक्टर ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना वैसे ही, ठीक है।
अब मान लीजिए ये है आपका 2 और वाई एक्सिस पे आ गया पॉइंट आपके आ गया 3, ठीक है। तो आपने 2,3 को क्या किया, यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया 2,3 को। ओके, तो ये क्या है आपका 2,3। तो जो आपने वेक्टर ड्रॉ किया तो शुरू में कहाँ से स्टार्ट किया, 0,0 से आपने कोऑर्डिनेट लिए और फाइनली क्या बोला कि उसका जो हेड है, जो इसकी टिप है, वो पहुँच गई यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आपने वेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या बन गया आपका, एक वेक्टर बन गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ पर है। तो हमने एक इसका वेक्टर ड्रॉ कर लिया, उसका पाथ भी हमने किस तरह किस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो भी हमें पता चल गई। ठीक है, ये इसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक पोजीशन वेक्टर हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ओके, तो इसको क्या बोल दिया हमने, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, वेक्टर आर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर। ओके, तो इसकी बस एक खासियत होती है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा कहाँ से होगा, ओरिजिन से होगा। ठीक है, ओके, तो इसने क्या बताई, पोजीशन बताई हमें। ओके, अगर देखिए मान लीजिए हमें इसको लिखना था यहाँ पे, तो देखो 0,0 से इसने स्टार्ट किया था और इसके पास कोई फाइनली पॉइंट आ चुका है x, y। ठीक है, x, y कोऑर्डिनेट इसने फाइनली गेन कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे 2,3 बोला ना हमने कि 2,3 पे पहुँच गया ये। ठीक है, x, y। अगर मेरे को इस वेक्टर को लिखना है तो मैं जस्ट आपको बताता हूँ, देखो क्या होगा। तो वेक्टर r इज इक्वल टू, ठीक है, x एक्सिस में, ठीक है, इसने कोई x कोऑर्डिनेट गेन कर लिया है। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, x। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, x एक्सिस में i कैप। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, x i कैप प्लस y एक्सिस में इसने कोई y कोऑर्डिनेट गेन कर लिया है, तो y क्या है, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, इसका यूनिट वेक्टर दैट इज j कैप। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप लिख सकते थे वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, तो i कैप क्या है, x एक्सिस का यूनिट वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इट्स मैग्नीट्यूड जो क्या है, 2 है। ठीक है, प्लस 3j कैप। ओके, तो ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है और पोजीशन वेक्टर को किस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर बहुत आसान है समझना। ये क्या बताएगा, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताएगा। ओके, तो ओरिजिन से कहाँ से, ओरिजिन से इसको मेजर करना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट होगा यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर दैट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज इट्स पोजीशन इन गिवन टाइम इंटरवल। ओके, तो देखिए क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो हमें बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन किस डायरेक्शन में चेंज की और कितनी चेंज की। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर की मदद से इस वेक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, मान लीजिए बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमने एक्स एक्सिस बना ली, ये वाई एक्सिस होगी। ओके, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, फिर वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ था वो पहले, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो उसका इसको क्या बोल देंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इधर से चलना स्टार्ट किया था और इधर आके पहुँच गया। ठीक है, तो ये इसने क्या करी है, कुछ डिस्प्लेसमेंट करी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम एक वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर ही होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हमें इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किस तरह से बताएंगे, ओके, कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है और इसकी डायरेक्शन को किस तरह से बता पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था उसने, इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किस तरह से आएगा, तो ये है ओरिजिन। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, तो हम ओरिजिन से एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। दिस इज द
पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। और फाइनली ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा था, तो इस पॉइंट पे जब ये पहुँचा है तो यहाँ पर भी हमने इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ये पॉइंट ए है, इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ। ये ए से बी पहुँचा है, ठीक है। तो पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो उसको बोल देता हूँ मैं वेक्टर R1, ठीक है। ये हो गया आपका वेक्टर R1। और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको बोल देते हैं वेक्टर R2, ठीक है। R1 और R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से हम बता रहे हैं। अब क्या हुआ, ये जो वेक्टर R1 है, ठीक है, वेक्टर R1 का हेड जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम वेक्टर S बोल देते हैं यहाँ पे, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, ठीक है। तो इसका जो हेड है, वेक्टर R1 का जो हेड है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन है, ठीक है। और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये वेक्टर R2 के साथ हेड टू हेड ज्वाइन है, ठीक है। दोनों का हेड क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने किस तरह से हम बोलते हैं कि देखो जो जिसका हेड जिसके टेल के साथ, ठीक है, जिसका हेड जिसके टेल के साथ ज्वाइन करता है उन दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो हम लिख देंगे वेक्टर R1 प्लस वेक्टर S इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू जिसके साथ हेड ज्वाइन हुआ है उसके बराबर लिख देना है वेक्टर R2, ठीक है। तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर S इज इक्वल टू वेक्टर R2, ठीक है। जिसका हेड जिसके टेल के साथ ज्वाइन है वो दोनों ऐड करने हैं और इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर के बराबर कर देने हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वेक्टर S इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस R1। ओके, तो वेक्टर S इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस R1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। R1 को हम इस साइड ले आएंगे ना, ठीक है, R1 को इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इन्होंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को वेक्टर PQ बोला हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पोजीशन वेक्टर R1 है, ठीक है, इसका जो हेड है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टेल के साथ क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। और ये जो R2 है ये हेड टू हेड क्या कर रहा है, यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जिसका हेड जिसके टेल के साथ ज्वाइन है वो आपने क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर S जिसको इन्होंने वेक्टर PQ बोला हुआ है इज इक्वल टू वेक्टर R2 के बराबर। तो आपके पास वेक्टर S आ जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो देखिए आपने जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है, आपने दो पोजीशन वेक्टर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बस, ठीक है। कौन से वाले को करना है वो आपको पता है, यहाँ पे मैंने बता दिया किस तरह से आएगा। तो वेक्टर R2 और वेक्टर R1 पोजीशन वेक्टर इससे पहले आपने बनाना सीखे, ठीक है, तो वो आपको पता होंगे, बस आपने दोनों को माइनस करना है और आपके पास ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में। ओके, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये दिस इज 4,2, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है दिस इज 2,5, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ठीक है। आप ए से बी की तरफ आए, ओके, ए से बी की तरफ आए तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे और ये जो पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे ओरिजिन से, ठीक है। तो ये आपका R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, ये वेक्टर S हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो पोजीशन वेक्टर R1 आपको पता करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो R1 होगा वो किसके बराबर होगा, 4i कैप प्लस 2j कैप। सिमिलरली ये जो आपका वेक्टर R2 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप। ओके, तो बस आपके पास R1 भी आ गया है और R2 भी आ गया है, ठीक है। आपने क्या करना है, वेक्टर S किसके बराबर होगा, R2 माइनस R1,
ओके, दोनों को माइनस करना है आपने, जो आई कैप वाले हैं उनको माइनस कर देना है और जे कैप वालों को माइनस कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।